शुरुआत करते हैं हम लोग सिलेबस का जो पहला चैप्टर है गैसियस स्टेट, वहाँ से शुरुआत करते हैं। कल सब लोगों ने यही सहमति बनाई थी कि हम लोग गैसियस स्टेट्स यानी सिलेबस के क्रम में पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं गैसियस स्टेट में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। गैसियस स्टेट और उसमें मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। पहला चैप्टर हमारे सिलेबस का है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, और इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सतत ऑलवेज चलते रहते हैं, और उस चलने के समय वो सतत एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। फिर से ध्यान दीजिए, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा चलते रहते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है, जिसके कारण वे जो है जिगजैग चलते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते रहते हैं, और उनका वेलोसिटी बदलती रहती है। फिर से ध्यान दीजिए, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा चलते रहते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स का रैंडम मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट के समय मूवमेंट में वे एक दूसरे से सतत टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो परिवर्तित होती रहती है। तो पहला पॉइंट हम लोग यही देखेंगे, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली चलते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ पर, जिगजैग स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते रहते हैं, और इस मूवमेंट में वो एक दूसरे से कंटिन्यूअसली कोलाइड करते रहते हैं, उनकी सतत टक्कर होती रहती है, जिससे उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, ड्यू टू रैंडम कोलिजन, रैंडम कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के अणुओं की रैंडम टक्कर के कारण, गैस के अणुओं की रैंडम टक्कर के कारण उनका वेग सतत परिवर्तित होता रहता है। देयर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, उनके वेग परिवर्तित रहते हैं, होते रहते हैं। देयर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। इसको आप लोग पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट लिखते चलेंगे। ध्यान देंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स सदैव चलते रहते हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमेशा होता रहता है, तो उस मूवमेंट के कारण वो आपस में एक दूसरे से उनका रैंडम कोलिजन होता है, रैंडमली एक दूसरे से वे टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी सतत क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रही है। फिर से ध्यान दीजिए, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडमली टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनके अणुओं का वेग जो है परिवर्तित होता रहता है, और उनकी वेलोसिटी कहां से कहां होगी। सपोज कर लें कि उनकी वेलोसिटी की C से C प्लस DC, यानी 10 से 10 प्लस 2 12 जैसे कह लें, उनकी वेलोसिटी जो है C से C प्लस DC
के बीच पाए जाने की वेलोसिटी। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा चल रहे हैं और चलते रहते हैं तो आपस में टकराते रहते हैं तो उनका वेग बदलता रहता है। ऐसा हम मान लें उनका वेग जैसे हम कहें C प्लस DC के बीच रहता हो, ठीक है, इसके बीच रहने की प्रोबेबिलिटी। वैसे तो C से भी नीचे, C प्लस DC से भी ऊपर, जैसे हम कहें कि 10 से 10 प्लस 2 के बीच उनकी वेलोसिटी रहने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या हम 8 से 8 प्लस 4, कोई भी एक लोअर और अपर लिमिट के बीच उनकी वेलोसिटी के रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको देखा जाए। द प्रोबेबिलिटी दैट यह संभावना की प्रोबेबिलिटी दैट दिस मॉलिक्यूल has its velocity, this molecule has its velocity between C to C प्लस DC, ठीक है। ध्यान दें, यह प्रोबेबिलिटी यानी इस बात की संभावना कि अणुओं का, गैस के अणुओं का वेग C से C प्लस DC के बीच रहे, यह कितनी होगी? यह ऐसी संभावना कि गैस के अणुओं का वेग C से C प्लस DC के बीच रहेगा, ये कितना होगा और इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। वेलोसिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस molecule has its velocity between C to C plus DC is given by इस बात की संभावना कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C से C प्लस DC के बीच हो, यह कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की कहां से C प्लस DC, ये कैसे व्यक्त किया जाता है? इसके लिए एक समीकरण है 4 पाई m अपान 2 पाई के टी, 4 पाई फिर m अपान 2 पाई के टी की पावर 3/2 3/2 C स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस m अपान 2 के टी, MC स्क्वायर अपान 2 के टी DC, MC स्क्वायर अपान 2 के टी DC। इस समीकरण से किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कहां से C से C प्लस DC, कहां से C प्लस DC के बीच पाए जाने की संभावना जो होगी, यानी कि PCDC, ये कितनी होती है? 4 पाई m अपान 2 पाई के टी पावर 3/2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्मॉल के है, ध्यान देंगे। तो 4 पाई m अपान 2 पाई के टी पावर 3/2 C स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस MC स्क्वायर अपान 2 के टी DC, ठीक है। इस समीकरण से व्यक्त किया जाता है और यह, इसको हम इक्वेशन 1 कर दें, और ये पूछा गया है इक्वेशन UPPCS 2001 में, ये पूछा गया है UPPCS 2001, UPPCS 2001 का ये सवाल है, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C से C प्लस DC के बीच पाए जाएगी, इसकी संभावना इस समीकरण से हम व्यक्त करते हैं। क्या है? 4 पाई m अपान 2 पाई के टी पावर 3/2 C स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस MC स्क्वायर अपान 2 के टी DC के, ठीक है। यह रिजल्ट जो है मैक्सवेल द्वारा 1860 में प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे हम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी कहते हैं। ये जो रिजल्ट है, ये जो इक्वेशन है,
इसका डेरिवेशन मैक्सवेल द्वारा 1860 में किया गया था, इसलिए हम इस इक्वेशन को मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट वाज डिराइव्ड बाय मैक्सवेल। दिस रिजल्ट, यह परिणाम मैक्सवेल द्वारा डिराइव किया गया था। वाज डिराइव्ड बाय मैक्सवेल, मैक्सवेल द्वारा 1860 मैक्सवेल द्वारा 1860 में ड्राइव किया गया था। और इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, एंड इज कॉल्ड मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। इसको मैक्सवेल का आणविक गति का वितरण, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के नाम से इस इक्वेशन को जाना जाता है। नोट करते चलिए क्लियर कट एक एक पॉइंट को। देखिए आगे जो है, अगर dn/n जो है ये फ्रैक्शन हो उन मॉलिक्यूल्स का, ये तो हमने ये वेलोसिटी का रेंज देखा। यदि dn/n फ्रैक्शन हो उन मॉलिक्यूल्स का जिनकी वेलोसिटी c से c प्लस dc के बीच रहती हो तब। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ dn/n इज द फ्रैक्शन ऑफ, ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जिनकी वेलोसिटी c से c प्लस dc के बीच रहनी है, होती है, इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with velocity between c से c प्लस dc, देन यदि इस वेलोसिटी रेंज को धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इतना हो। ठीक है ना, किसी गैस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी यहां से यहां तक है, c से c प्लस dc है, उनका प्रभाव यदि dn/n के बराबर हो तब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, dn/n यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी कहां से कहां तक, dc। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी वेलोसिटी c से c प्लस dc के बीच है, वो कितना होगा, ये होगा 4πm अपान 2πRT की पावर 3/2 c स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस m c स्क्वायर अपान 2 RT dc। इस समीकरण से
व्यक्त किया जाता है। बस वहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, यहाँ गैस कांस्टेंट यूज किया गया है। वहां मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ 1 मोल मॉलिक्यूल का मास यूज किया गया है। ठीक है, ये 1 मोल के लिए हो गया, बाकी सब सारा फार्मूला एक जैसा है। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, ये इक्वेशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यहां से यहां, यानी कि C से C प्लस DC के बीच पाए जाने की संभावना अगर dN/n है, तो ये किस समीकरण से व्यक्त किया जाता है? इस समीकरण से। ये इक्वेशन सीधे पूछ लिया जाता है। इसको हम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम एक ग्राफ खींचे किसी वेलोसिटी और उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन, ठीक है ना, अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी को प्रोसेस करने वाले मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है उसके बीच ग्राफ खींचे, तो ग्राफ कैसा आता है? देखिए, अब द प्लॉट ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज एज द प्लॉट ऑफ ग्राफ ऑफ Maxwell's distribution of molecular velocities is given by, अगर किसी गैसीय सिस्टम के विभिन्न मॉलिक्यूल द्वारा जो वेलोसिटी धारण की जाएगी, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन और वेलोसिटीज के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ देखिए कैसा आता है। ग्राफ देखिए कैसा आता है। यदि हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लें एक एक्सिस पर और दूसरे पर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स dN/n, मॉलिक्यूल्स का प्रभाज, किसी वेलोसिटी को धारण करने वाले, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का प्रभाज, और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ देखिए कैसा होता है। ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है किसी टेम्परेचर T1 पर, किसी टेम्परेचर T1 पर ग्राफ देखिए ऐसा, किसी टेम्परेचर T1 पर ग्राफ जो है ये इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये ग्राफ किसी टेम्परेचर T1 पर है। ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन अधिकतम है ना। अधिकतम मॉलिक्यूल्स का जो अधिकतम फ्रैक्शन है इस वेलोसिटी को धारण करने वाली, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन अधिकतम होता है उस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। उस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है। जिस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन अधिकतम होता है उस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। क्या दिक्कत है? केवल अमित को दिक्कत है क्या सभी को? बोर्ड में कुछ डिस्टरबेंस है, हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है इधर 2-3 दिनों से, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, इसमें इसको सही कराना होगा। बाकी और ब्लर्ड दिख रहा होगा तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आप लोगों की। अगर ब्लर्ड दिख रहा है तो शायद नेट की प्रॉब्लम हो। इस समय नेट की प्रॉब्लम हर जगह चल रही है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए क्या सबका ब्लर्ड है। अब यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है, जो लोअर वेलोसिटी है उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन घटता है।
लेकिन हायर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर को और गिरा दिया तो लोअर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन और गिर जाता है, हायर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन और बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, T2 कर दिया, T1, T2 और T3, तो हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले टेम्परेचर T1 था, बढ़ा के T2 किया, इसको बढ़ा के T3 किया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती जा रही, पहले यहां थी, अब बढ़ के यहां आ गई, फिर बढ़ के यहां आ गई। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन उस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। देखिए अब वेलोसिटी जब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गई तो उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन घट गया, और बढ़ गई तो उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन और कम हो गया। तो जैसे जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती है, उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, वेलोसिटी घटती जा रही है और उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो इस ग्राफ से देखिए हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पहला कि जीरो वेलोसिटी धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत कम है। वेलोसिटी बहुत कम है तो उसको धारण करने वाले फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी कम होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, मैक्सिमम तक पहुंचता है, उसके बाद फिर घटने लगता है। तो हायर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, शुरू में उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है, फिर उसके आगे की वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कम होने लगता है, घटने लगता है। दूसरा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर T1 से T2, T2 से T3 कर रहे हैं, तो लोअर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन घटता जा रहा है, लेकिन हायर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अगला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन घटता जा रहा है। तो ये दो चार पॉइंट है, इनको लिख लीजिए इस ग्राफ के आधार पर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो अगला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी। जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाते हैं, जीरो से आगे बढ़ते हैं, उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, जीरो से जैसे जैसे वेलोसिटी आगे बढ़ती है, उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग दैट वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स possessing that velocity increases। ठीक है ना। जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, जीरो से आगे बढ़ते हैं, उस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और फिर क्या करता है, आगे अगेन घटने लगता है।
इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एंड अगेन पुनः क्या होता है? वेलोसिटी घटता है जीरो की तरफ। वेलोसिटी डिक्रीसेस टू जीरो, सॉरी। और जैसे जैसे हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाते हैं, उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता जाता है और मैक्सिमम तक पहुंचता जाता है, ठीक है ना। जिस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन अधिक होता है उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और आगे फिर जो है हायर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन फिर घटते घटते कहां तक पहुंचता है? जीरो तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो आगे जो है अगेन डिक्रीसेस टू जीरो, और फिर घट के कहां तक आ जाता है? पहले जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन घटता है, बढ़ता है, मैक्सिमम पहुंचता है जिसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। फिर जैसे जैसे आगे वेलोसिटी बढ़ती है उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन घटते घटते जीरो तक आ जाता है, ठीक है ना। बहुत कम और बहुत अधिक वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, देखिए लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन और इधर बहुत अधिक वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कम होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत अधिक है या बहुत कम है उनका फ्रैक्शन लो होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो एंड वेरी हाई वेलोसिटी क्या होता है? लो होता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स of molecule, fraction of molecule with very low and very high velocity and very high velocity is small। उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई है और बहुत लो है कैसा है? कम है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी कैसा है? कम होता है, ठीक है ना। बहुत कम वेग वाले और बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या ज्यादा नहीं होती है, ऐसे अणुओं का फ्रैक्शन बहुत कम होता है। टीजीटी की क्लास तो चली है यार, आज तेग बहादुर जी का कहना है नहीं चली, क्या एलटी क्या दोनों क्लास चली है, लेकिन पहली क्लास में हिंदी मीडियम में बहुत कम 2-3 लोग क्लास अटेंड किए थे और दूसरी इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में कोई नहीं आया। कुछ देर तक मैं अकेले पढ़ाता रहा, उसके बाद फिर क्लास क्लोज कर दिया, क्योंकि किसी के ज्वाइन न करने से रिकॉर्डिंग नहीं होती है वीडियो की, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फिर वो नहीं होता है। और हमें लगता है कि ज्यादातर महिलाएं ही हैं, आज तीजा ऊजा का त्योहार है जिसकी वजह से अटेंड नहीं किए हैं, सबका व्रत व्रत होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ वेलोसिटी ऐसी होती है जिसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन अधिकतम होता है। इस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं और इसका वैल्यू जो है किसी गिवन दिए गए टेम्परेचर पर इसका वैल्यू गैस के वॉल्यूम के साथ बढ़ता है। एक वेलोसिटी ऐसी होती किसी भी टेम्परेचर पर, यह देखा गया है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या अधिकतम होती है और इस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नाम दिया गया है, ठीक है ना। देयर इज सर्टेन वेलोसिटी फॉर व्हिच देयर इज सर्टेन वेलोसिटी, इट्स सर्टेन वेलोसिटी
फॉर विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी उस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम कुछ वेग ऐसा है जिसको दिए गए टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ वेग ऐसा है जिसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या सर्वाधिक है, और ऐसे जो है उस वेलोसिटी को जिसको अधिकतम मॉलिक्यूल धारण करते हैं क्या कहा जाता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है ना? क्या कहते हैं? कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगला देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो बढ़ती है, लेकिन उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती है, बट उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता है। लेकिन ध्यान देंगे, किसी एक दिए गए टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम पे डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है ना? एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए टेम्परेचर पर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो गैस के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसको पहले लिख लीजिए, एट अ गिवन टेम्परेचर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना? किसी दिए गए टेम्परेचर पर एट अ गिवन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है? अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन उसको धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन घटता जाता है। ठीक है ना? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing that velocity उस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डिक्रीसेस, घटता है। ठीक है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन उस वेलोसिटी को धारण करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या होता जाता है? कम होता जाता है, घटता जाता है। नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी।
में देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहले देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चलिए देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहला देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में पहला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए किसी मॉलिक्यूल, किसी गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके उसका मीन ले लिया जाए, ठीक है ना। डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसका मीन लिया जाए और उस मीन का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो हमें क्या मिलता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। देखिए चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी फिक्स नहीं होता, अलग अलग गैस एक ही समय पे अलग अलग स्पीड से चलते रहते हैं। अलग अलग गैस के अणुओं की संख्या जो है, एक वेलोसिटी को धारण करने वाले गैस के अणुओं की संख्या बदलती रहती है, ठीक है। अब हम वेलोसिटी को किस प्रकार की वेलोसिटी को यूज करें, चूंकि जितने मॉलिक्यूल उतनी वेलोसिटी, और समय के साथ उन सबकी वेलोसिटी बदलती रहती है। अगर हमें कहीं गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को यूज करना हो तो हम कौन सी वेलोसिटी यूज करें, क्योंकि सबकी एक जैसी तो होती नहीं। तो उनका हम मीन ले लें या स्क्वायर मीन ले लें या रूट, स्क्वायर मीन का स्क्वायर रूट कर लें। विभिन्न प्रकार से हम उनकी वेलोसिटीज को लेते हैं, यूज करते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी क्रम में हम पहला देखते हैं, अगर कहीं हमें गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को यूज करना है तो किस वेलोसिटी को यूज करें। तो हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, फिर उसको जोड़ करके उसका मीन निकाल लेते हैं और मीन का फिर स्क्वायर रूट ले लें तो हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलती है। तो पहला पॉइंट, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल। पहला, इट इज द स्क्वायर रूट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, क्या है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर ले लें और उसका मीन निकाल लें तो हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्राप्त होता है। देखिए सपोज कर लें कि V1, V2, V3 ये वेलोसिटी है गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का और उनकी कुल संख्या n है, ठीक है। यदि जो है इफ V1, V2, V3 are velocities possessed by different gas molecules,
गैस मॉलिक्यूल, देन इसका जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखिए इसकी क्या होगी, सभी गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज है उसका स्क्वायर करके जोड़ लें। इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर v3 का स्क्वायर प्लस इस तरह से हम vn, अगर n मॉलिक्यूल्स है तो अंतिम मॉलिक्यूल vn होगा, vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं n। ठीक है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अगर हम गैस के विभिन्न अणुओं के वेलोसिटी का स्क्वायर करके जोड़ते जाएं अंतिम तक और जोड़ करके टोटल अणुओं की संख्या से भाग कर दें तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलती है। तो यही वेलोसिटी क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इसको इक्वेशन 1 कर दें, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसको देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से या हम कहें काइनेटिक गैस इक्वेशन से देखें। फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन से अगर हम देखें तो Pv इक्वल टू होता है 1/3 mn_v²। किसी गैस का प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये होता है 1/3 mn_v²। ठीक है, जहां m क्या है? गैस का एक मॉलिक्यूल का मास है। n क्या है? गैस के टोटल अणुओं की संख्या है। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, mn। और v क्या है? उनकी वेलोसिटी है और गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। ठीक है ना, इक्वेशन 2। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मैथमेटिकल जो कंक्लूजन है वो क्या है? Pv, जिसको हम काइनेटिक गैस इक्वेशन करते हैं, Pv इक्वल टू 1/3 mn_v² होता है। अगर इससे हम देखें, इस इक्वेशन के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? 3Pv इक्वल टू mn_v²। ठीक है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, v क्या है? मीन है वेलोसिटी का, और उसका स्क्वायर कर दिए तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या हम कहें v स्क्वायर, ये हो जाएगा 3Pv/n के। ठीक है ना, mn के, या हम कहें दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो यही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, v/ms, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखिए किसके बराबर है? 3Pv/mn के। आगे हम इसको थोड़ा सिस्टमेटाइज कर दें तो देखिए v/ms, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये किसके बराबर होता है? v² के। और ये किसके बराबर है? √3 Pv/mn के। यहाँ पे m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए यदि n जो है
एवोगैड्रो संख्या के बराबर हो, यदि n जो है एवोगैड्रो संख्या के बराबर हो, n a के बराबर होगा, तब एक मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो संख्या, ये क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। तो हम इसको ले सकते हैं 3 PV/mK, ठीक है। PV किसके बराबर होता है? देखिए PV इक्वल टू, PV की जगह हम RT लिख सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है √3RT/mK लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3kT/mK। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर ये होता है गैस कांस्टेंट के, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या रख दें? देखिए हम क्या रख दें, इसकी जगह R की जगह क्या रख दें? KNA रख दें, तो 3 ये हो जाएगा 3 और KNA R की जगह, और उसके बाद T डिवाइडेड बाई M की जगह क्या रख दें? MNA। तो Na कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? 3kT/mK, यही बचा, यही मैंने लिखा था, ठीक है। अगला जो है वॉल्यूम अपान मास क्या होता है? डेंसिटी होता है। V/m 1 डेंसिटी होता है, तो हम इसको एक रिलेशन और लिख सकते हैं 3P/d के, क्योंकि वॉल्यूम अपान मास 1 डेंसिटी के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। तो ये डिफरेंट रिलेशंस है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लेकर के। Vrms 3PV/mn के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और m एक मॉलिक्यूल का मास है, या 3PV/m, कैपिटल M मोलर मास है। PV की जगह RT, तो 3RT/m, 3kT/m, 3P/d। ये विभिन्न रिलेशंस हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से संबंधित, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, और अगर हम देखें, आप लोग लिखते चलिएगा देखिए Vrms अगला पॉइंट, ये किसके बराबर है? 3RT/m, √3RT/m के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो 3RT कांस्टेंट हो जाएगा, 3RT कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो इतनी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इतनी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो Vrms प्रोपोर्शनल होगा √1/m के, ठीक है ना। तो किसी गैस का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो उसके मोलर मास टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वह उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक ना। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसके इनवर्सली अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखा जाए तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए तापमान पर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस का,
वह उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए तापमान पर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS ऑफ एनी गैस इज किसके, उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस, गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको नोट करिए। अब देखिए, सपोज कर ले हमारे पास दो गैसें हो, एक का मोलर मास m1 हो और दूसरे का मोलर मास m2 हो, तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी पहले का और दूसरे का, VRMS पहले का अपान VRMS दूसरे का, ये किसके बराबर होगा, मोलर मास दूसरे का अपान मोलर मास पहले का। ठीक है ना। और ये रिलेशन जो है TGT 2005 और PCS 94 में पूछा गया, ये रिलेशन PCS 1994 और TGT 2005 में पूछा गया है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम रखें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अगर जो है हम देखिए मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को सेम रखें, अगर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को सेम रखें, अगर हम जो है मोलर मास को सेम रखें, हम दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम कांस्टेंट रख दें, इसको वेरी करा दें, तो अब ये 3R/m कांस्टेंट हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस सॉरी, अगर मोलर मास समान हो, ठीक है, सेम मोलर मास के लिए जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर सेम मॉलिक्यूलर मास। अगला पॉइंट, सेम मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास समान हो तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली, VRMS प्रोपोर्शनल टू रूट टी। और ये PCS 2005 का सवाल है, यूपी PCS 2005 का सवाल है, नोट कर लीजिए। अगर दो गैसें हो, एक का टेम्परेचर T1 और अगले का टेम्परेचर T2 हो, ठीक है, यदि किसी गैस का टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया जाए तो उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी और जो टेम्परेचर होगा उसमें क्या संबंध होगा, देखिए VRMS पहली गैस का अपान दूसरी गैस का, ये किसके बराबर होगा, रूट टेम्परेचर किसका, पहली गैस का अपान टेम्परेचर दूसरी गैस का। ठीक है, उनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के रेशियो में होंगे। ये PCS 95 और PGT 2000 का सवाल है। ये कहाँ पूछा गया है, यूपी PCS 1995 और PGT 2000 का सवाल है। ठीक है, मोलर मास समान है, यदि गैस का टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया गया तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी V1 से V2 होगी।
तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच ये संबंध ये पूछा गया है। अगला देखिए, यदि दो गैसें हों ए और बी और उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सेम हो, तब उनके टेम्परेचर और मोलर मास में क्या रिलेशन होगा, अगला देखा जाए। यदि दो गैसें हों और उनका जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समान हो, फॉर टू गैसेस ए एंड बी, ठीक है, यदि दो गैसें ए और बी इनका सेम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, इफ टू गैसेस ए एंड बी have same root mean square velocity VRMS, then ठीक है, पहले गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS किसका, गैस ए का, ये किसके बराबर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके, गैस बी के। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, 3RT/m के। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं रूट 3RT, इसका TA कर लें और मोलर मास को MA से डिनोट कर लें। यही किसके बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा ये हो जाएगा रूट 3RTB/MB के। ठीक है, ये 3R दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से रूट हटा दें तो TA/MA इक्वल टू हो जाएगा TB/MB के। यदि दो गैसें हों उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समान हो यदि, तो उनके टेम्परेचर और मोलर मास का रेशियो भी क्या होता है, समान होता है। ध्यान देंगे, यदि दो गैसें हो उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समान हो वी आर दोनों का ए बी का, तो उनका टेम्परेचर और मोलर मास का रेशियो भी क्या होता है, समान होता है। ये पीजीटी 2002, 2003, 2009 ये कहां पूछा गया है, पीजीटी 2002, 2003, 2009 तीन बार पूछा गया है। और अगला जो है पीसीएस 98 में, पीसीएस यूपी पीसीएस 1998 में, तो ये है। इसी के साथ हम लोग जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को समाप्त कर लिए हैं। अब इसके आगे जो है हमें आगे एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखनी है, लेकिन आज जो है इसी पे क्लास खत्म करते हैं और यहाँ से हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, उस पे जो है प्लेटफॉर्म पे क्लास ज्यादा दिन तक नहीं चलाएंगे हम, जो है जो बैच है हमारा उसी पर क्लास मेरी चलेगी ज्यादा आगे जो है। और आप लोग जो है जो भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो संपर्क करके और बैच को जो स्टोर पर बैच है उसको परचेज कर लें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे बात कर लें, क्योंकि अब ये बैच जो है इस ऐसे एक प्रचार के लिए या सबको सूचना के लिए ट्रायल के तौर पर मैंने एक क्लास जो है इस प्लेटफॉर्म पर रखा था। अब आगे सारी क्लासेस कल से जो स्टोर पर बैच है जीआईसी लेक्चरर का उसी पर चलेगा और आप लोग उसको जो है कंटिन्यू जिसको करना है वो ज्वाइन कर ले। ठीक है।